खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम आप सलाम जेके देखना शुरू कर चुके हैं। 8:36 हो रहे हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। दिल्ली के स्टूडियो से मैं बराह रास्त आपके साथ आसिफ रशीद। गौहर कुछ प्रोग्राम में हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तय फॉर्मेट के मुताबिक एक एक पड़ाव पर हम जाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों तक, दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर हो रही सियासी गहमा गहमी और पार्लियामेंट के अंदर चल रही गर्मा गर्म बहस पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन और इन ऑपरेशंस में मजीद आलात या जदीद मशीनरी का इस्तेमाल, इन सारी चीजों के हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जहां तक दीगर मौजूआत की बात है तो बात भारत और पाकिस्तान की भी करेंगे, क्योंकि एक अहम बयान साबिक वज़ीर आज़म का सामने आया है जिसने मौजूदा वज़ीर आज़म को रिएक्ट करने पर मजबूर किया है सरहद के उस पार। बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ अहम खबरें, खेल के मैदान से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो सरकार ने मजीद कुछ फैसले लिए हैं, उन पर अवाम के तासुरात, अवामी कुछ शिकायत हैं, उनके पीछे हकायक क्या हैं, ये जानने की कोशिश आज के प्रोग्राम में करेंगे। अस्पतालों की हवाले से एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इंतजामी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया, उस फैसले से क्या तब्दीली होगी, क्या कुछ मुस्तकबिल में किया जा सकता है हिकमत अमली के मुताबिक, उस पर बात करेंगे। पुलिस सरबराह का जम्मू कश्मीर में जो कार्रवाइयां चल रही हैं और सरहदी इलाकों को लेकर अहम बयान जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। और इसके अलावा मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की के जो मामलात रहते हैं उस पर नीति आयोग नजर रखता है, लेकिन इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक पैनल, एक कमेटी कह लीजिए, या इसी तरह का एक ग्रुप जो जम्मू कश्मीर के अंदर अब यूनियन टेरिटरी सतह पर आपको काम करता हुआ नजर आएगा। उसके लिए तैयारियां की गई हैं। साथ ही आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे लद्दाख के अंदर सरकार ने पिछले साल एक वादा किया था, उस फैसले के मुताबिक हेलीकॉप्टर सर्विस मरीजों के लिए शुरू की गई है। और सबसे पहले जब परवाज हुई है, या सबसे पहले हेलीकॉप्टर में जिन मरीजों को लाया गया है, तादाद क्या है, आदादोशुमार क्या कहते हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा कल से आपको लगातार हम बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो बहुत कुछ दिन पहले की बात है जब हुक्मनामा जारी करके कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश की थी, उस पर वजाहती बयान भी चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड का आया है। थोड़ी देर में वो बयान भी आपके सामने रखेंगे, जब गुलिस्तान न्यूज के कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए कि असल में मामलात क्या हैं और कैसे उन्होंने दो चीजों पर क्लियरेंस की। एक जो हालिया हुक्मनामा है उस पर वजाहत की, कियोस और कंफ्यूजन जो था उसको दूर किया। और दूसरा वो लोग जो ये कह रहे थे कि वक्फ के तहत जो दुकानें हैं उनके पास हैं लेकिन किराए में मुसलसल इजाफा किया जा रहा, उस पर भी क्लियरेंस आया है। और एहतिजाजी अब कहां तक पहुंची, सारी डिटेल्स थोड़ी देर में। बात उन मुलाजमीन की भी 180 दिनों से एहतिजाज पर है। साल 2022 अलविदा कहने जा रहा है, लेकिन मुश्किलात इन मुलाजमीन के मुसलसल एहतिजाज से इंतजामी महकमों के अंदर बढ़ रही हैं। ये सब आज के मौजूआत रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ गौहर कुछे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 20 दिसंबर है। मुल्की सतह, मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज 20 दिसंबर साल 1780 में बरतानिया ने हॉलैंड के खिलाफ जंग का ऐलान किया। और आज ही के दिन 1830 में 20 दिसंबर 1830 में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस ने बेल्जियम को तस्लीम किया। और आज ही के दिन साल 1924 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई हुई है। और आज ही के दिन साल 1951 में 20 दिसंबर 1951 में ओमान और बरतानिया के दरमियान मुआहदे के बाद ओमान आजाद हुआ है। और आज ही के दिन 20 दिसंबर साल 1963 में जर्मनी में दीवार बर्लिन पहली बार मगरबी बर्लिन वालों के लिए खोल दी गई थी। और आज ही के दिन 20 दिसंबर साल 1990 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर एटमी हमले न करने पर इत्तेफाक किया है। और आज ही के दिन 20 दिसंबर साल 1955 में इंडियन गोल्फ एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई गई है। और आज ही के दिन 20 दिसंबर साल 1956 में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बसों में नस्ल परस्ती पर पाबंदी लगाई जाए। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात, चंद वाक़ात 20 दिसंबर तारीख में आज के दिन के हवाले से मुल्की और आलमी सतह पर। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और आपको ये भी सबसे पहले बता दें कि टेलीविजन स्क्रीन पर आप तो हमें देख ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप आइएगा, साथ दीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप जाएंगे। आपको न सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि तहरीरी मवाद जो है वो अब हिंदी में भी आपके लिए आसानी से अवेलेबल है। वहां पर ताज़ा तरीन खबरें एक क्लिक पर पढ़िएगा। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, कू और इंस्टाग्राम पर भी
लाइव नशरियात वक्फे वक्फे से चल रही हैं, साथ साथ अपडेट्स भी लगातार आपके मिल रही हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर की बात हो या मुल्क के बाकी हिस्सों की। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले साउथ कश्मीर आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी हैं और अब से थोड़ी देर पहले जो इतलात, हालांकि ऑपरेशन जो है अलसुब शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने मजीद इस ऑपरेशन के हवाले से ऑफिशियली कंफर्मेशन भी की कि इस एनकाउंटर में जो अब सर्च ऑपरेशन में फिलहाल तब्दील हुआ है, गोलियों की गनगरज फिलहाल थमी हुई है, लेकिन लश्कर से वाबस्ता 3 मिलिटेंट शोपियां के मुजमर्ग इलाके में ज़ेनगीर का इलाका है, जहां पर तकरीबन 5:30 बजे के आसपास बताया जाता है कि फर्स्ट कांटेक्ट हुआ। मिलिटेंट से यहां मौजूद थे, फायर ओपन हुआ, जवाबी कार्रवाई की गई और पुलिस की तरफ से अब जाकर ऑफिशियली कंफर्मेशन की गई कि लश्कर से वाबस्ता 3 मिलिटेंट अभी तक हलाक किए गए इस ऑपरेशन में। मुंजमर्ग शोपियां का इलाका, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन को मुश्तरका तौर अंजाम दे रही थी। ताजा तस्वीरें आपके सामने और पुलिस की ऑफिशियल कंफर्मेशन इस इलाके के अंदर। अब चूंकि अभी भी गश्त यहां पर चल रही है और 3 में से 1 की शनाख्त अभी होना बाकी है, लेकिन 2 के ताल्लुक से पुलिस ने जो खुलासा किया है कि 1 की शनाख्त लतीफ लोन के बतौर हुई है, शोपियां से इसका ताल्लुक। दूसरे की शनाख्त जो है वो उमर नजीर के तौर पर हुई है, यह अनंतनाग से था और बताया जाता है कि जो तिल बहादुर थापा नेपाल का था, उसकी हलाकत जो हुई थी उस किलिंग में ये इन्वॉल्व था। उमर नजीर अनंतनाग से। लतीफ लोन के बारे में बताया जाता है कि कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल में इसका हाथ था, ये उसमें मुलव्विस था, ये पुलिस कह रही है। 1 AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल भी पुलिस के मुताबिक अभी तक रिकवर किए गए हैं। सीधा शोपियां आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद हैं। इरशाद, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ हो चुका है या अब भी जारी है? मैं आपको बता दूं, अगर इस ऑपरेशन के हवाले से हम बात करें, इस ऑपरेशन में अभी भी जो है वक्त लग सकता है। बता दूं कि 5:30 बजे जो ये गन फाइट स्टार्ट हुई थी एक आर्चर्ड्स में, जो है मैं आपको बता दूं कि सेब के बगीचे में जो ये गन फाइट शुरू हुई, इसमें से 3 मिलिटेंट अभी तक जो है जाँ बाग हुए हैं। बता दूं कि ये जो एरिया है बिल्कुल रिहायशी एरिया, मगर ये जो गन फाइट स्टार्ट पहले शुरू हुई थी, एक मिलिटेंट ने पहले जो है फायर खोला था, एक बाग में से खोला था और ये जो पूरा मामला जो फिर ऑपरेशन में तब्दील हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी इलाके में हो सकते हैं। फिलहाल जो है 3 मिलिटेंट इस वक्त इसमें जो है जाँ बाग हुए, जिसमें से लतीफ अहमद जो कि पूरन कृष्ण कुमार भट्ट की जो है कत्ल में शामिल था, ये डीजीपी ने कहा कि बिल्कुल ये इसमें जो है जाँ बाग हुआ है। इरशाद, जरा ये भी बताएगा क्या उस तीसरे की शिनाख्त हुई है? क्योंकि 2 जो मिलिटेंट हलाक हुए थे उनमें से 2 की शिनाख्त हुई है 3 में से, क्या तीसरे की अभी शिनाख्त हुई है? देखिए खबर अभी तक जो है उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये जो मिलिटेंट तीसरा मिलिटेंट अभी ये कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तान का भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, अभी इस पे जो है कुछ कह नहीं सकते। बता दूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बिल्कुल लगातार जो है सर्च ऑपरेशन मतलब डोर टू डोर जारी है। बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि अभी भी 2 मिलिटेंट इसमें हो सकते हैं। तो ये रिकवरीज तो पुलिस ने बता दी हैं, लेकिन डेड बॉडीज भी रिकवर हुई हैं, इस तरह की डिटेल्स मजीद कुछ आ रही हैं? चूंकि आप एक तरफ बता रहे हो ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ इन डेड बॉडीज को ऑपरेशन के दौरान रिकवर करना, क्या ये अब तक हो चुका है? इसकी भी कंफर्मेशन ऑफिशियली की जा रही है लोकल पुलिस की जानिब से? देखिए 3 डेड बॉडी तो जो है पुलिस ने रिकवर किया है, उनसे जो है कुछ एम्युनिशन भी रिकवर किया गया है। जो तीसरा जो डेड बॉडी अभी तक उसकी जो है वो पहचान नहीं हो पाई है, कहां से है, किस तंजीम से वापस रखता था, अभी तक उसकी जो है कंफर्मेशन नहीं आई है। बता दो ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि लोकल हो सकता है, अगर अलबत्ता जो पुलिस की जानिब से वहां पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मजीद नजर रखिएगा इस खबर पर। शोपियां की तस्वीरें आपके सामने है। सीआरपीएफ इस वक्त मौके पर मौजूद है, पुलिस है, लोकल पुलिस यानी एसओजी, इस वक्त स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो एहलकार हैं वो इस ऑपरेशन का चूंकि फ्रंट पर रहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अभी भी ऑपरेशन इलाके के अंदर चल रहा है। मजीद 1 या 2 मिलिटेंट्स इलाके के अंदर हो सकते हैं, इस तरह के खदशात हैं, लिहाजा फिलहाल ऑपरेशन को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर से बताएं कि मुंजमर्ग शोपियां का इलाका है जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। अलग-सुब कांटेक्ट हुआ है, जवाबी कार्रवाई फोर्सेस की तरफ से की गई। उमर नजीर और लतीफ लोन के बतौर 2 मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त पुलिस के मुताबिक हुई है, और लतीफ के बारे में बताया जाता है कि पंडित पूरन कृष्ण भट्ट जिनको शोपियां के अंदर टारगेट किया गया था,
उनके कत्ल में इसका हाथ था। इसी तरीके से दूसरा तिल बहादुर थापा, नेपाल का शहरी जिसको टारगेट किया गया था, उसकी किलिंग में इन्वॉल्व या अनंतनाग का उमर नजीर था। तो हम मजीद इस पर जैसे डिटेल्स आएंगी ऑपरेशन के हवाले से तो आपको साथ साथ अपडेट भी करेंगे। जब जम्मू कश्मीर पुलिस की, फौज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात हो रही है तो एक और खबर आपको बताएं कि पुलिस इन दिनों कार्रवाइयां भी अलग अलग मकामात पर करती है और आईडीज बरामद होती हैं, लेकिन पुलिस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काफी ज्यादा इस वक्त फोकस है और इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा एक और मशीन बनने जा रही है और वो मशीन जिसे एलईडी कहा जाता है, लिक्विड एक्सप्लोजिव डिटेक्टर। महकमा पुलिस जल्द ही एलईडी मशीन खरीद कर इसको पुलिस में शामिल करेगा। कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ इतलात के मुताबिक अभी बात हो चुकी है जिनसे ये मशीन खरीदी जाएगी और जो जानकारी है कि पुलिस इस मशीन का इस्तेमाल उन ऑपरेशंस के दौरान करेगी, टेक्नोलॉजी का सहारा वहां पर लेगी जहां पर जो लिक्विड फॉर्म में अगर कहीं पर बॉम्ब है या धमाका की साजिश का पता अगर लगाना हो तो एलईडी का इस्तेमाल वहां पर पुलिस की तरफ से किया जाएगा। ये खुद पुलिस जराया बताते हैं कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब जब आईडीज मिली हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोजन्स को देखा गया जिनमें लिक्विड फॉर्म इस्तेमाल करके, जिनमें पुलिस के मुताबिक 15 सालों में पहली बार देखा गया कि 6 मार्च 2022 को 3 लीटर के आसपास कलर्ड लिक्विड एक्सप्लोजिव जो है वो श्रीनगर से बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस इस एंगल से भी काफी संजीदगी के साथ काम कर रही है और कहा गया कि यह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया था, जो उस वक्त पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया। लेकिन जब आप ओवरऑल चीजों को रिव्यू करती है तो पुलिस ये भी मानती है कि आज के वक्त में निट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल इस तरह के लिक्विड फॉर्म में एक्सप्लोजिव तैयार करने के लिए बनाए जाते हैं जिनको लिक्विड एक्सप्लोजिव यानी एक तरह की आईडी है लेकिन इसमें लिक्विड फॉर्म होती है। लिक्विड फॉर्म का इस्तेमाल करके इस आईडी को बनाया जाता है। जिस तरीके से वायरिंग का इस्तेमाल, जिस तरीके से बाकी धमाका खीज चीजों का, मवाद का या डेटोनेटर्स का इस्तेमाल बाकी आईडीज में होता है जो आमतौर पर मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर कुकर में, बैग्स में कहीं और नस्ब कर दी जाती हैं, लेकिन वो आईडीज जहां पर कोई अगर इस तरीके से साजिश रची गई हो कि धमाका करना है लेकिन लिक्विड फॉर्म में चीजों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें पुलिस एक का नाम ले रही है कि निट्रोग्लिसरीन, इसका इस्तेमाल और कुछ और साइंटिफिक नाम है। और इन चीजों को बताने के लिए लिक्विड बॉम्ब का ये जो चैलेंज है, पुलिस राय के मुताबिक मौजूदा वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, निट्रोबेंजीन है, एथेनॉल है, मेथनॉल है, जेट प्रोपेलेंट है, इसके अलावा मेथिल है, एथिल केटोन है। ये तमाम वो फॉर्म्स हैं पुलिस राय के मुताबिक जो इस तरह की आईडीज के अंदर इस तरह का मवाद इस्तेमाल करके जो है वो लिक्विड बम तैयार किया जा सकता है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए एलईडी लिक्विड एक्सप्लोजिव डिटेक्टर जो है वो पुलिस इस्तेमाल करने जा रही है और मकसद सिर्फ मौजूदा वक्त में ये कि कम से कम जो सॉलिड मटेरियल इस्तेमाल कहीं पर धमाका के मवाद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ जो लिक्विड फॉर्म का एक तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इस्तेमाल करने की बात पुलिस के नोटिस में आई या मार्च के महीने में एक कार्रवाई भी हुई। कहा गया 15 सालों में इस तरह का बड़ा चैलेंज हमने देखा, तो उसके बाद से मजीद इस पर काम हुआ है। तो पुलिस के मुताबिक बहुत सारी ऐसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ बात हुई, मुशावरत की गई और बिलाखिर उनके साथ टाई अप किया गया। तो आइंदा 5 से 6 महीनों में ये मशीन खरीदकर पुलिस महकमे की जानिब से इस्तेमाल में भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशंस में लाई जाएगी। और लिक्विड एक्सप्लोजन जो एक बड़ा चैलेंज पुलिस जराये के मुताबिक अलग अलग हिस्सों में बन रहा है, वहां पर कहीं पर भी अगर छुपाकर इस तरह का मवाद रखा गया होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको डिटेक्ट करने में झाड़ियों के पीछे, बुशेज में या फिर जंगलात वाले इलाका में, सड़कों के किनारों पर या घरों के आसपास कहीं पर इस तरह के इस फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो पुलिस के बकौल लिक्विड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है आसानी से इसको डिटेक्ट कर लेगी। और पुलिस आइंदा 5 से 6 महीनों के दौरान एक कंपनी के साथ बात भी कर ली है। इसके लिए अब रकम देनी है, पैसा देना है और 5-6 महीनों में इस टेक्नोलॉजी को खरीद लिया जाएगा। तो चलिए नाजरीन, जहां हम जम्मू कश्मीर और पुलिस और फौज की बात कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले रवां साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर में न सिर्फ मिलिटेंसी में कमी आई है बल्कि साथ ही साथ दरअंदाजी की में भी काफ़ी कमी आई है। उसके साथ साथ ही जो सरहद के उस पार हवाले से उन्होंने कहा जो ट्रेनिंग कैंपस है वो भी उनमें उनकी तादाद भी कम हो गई है, ये दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन यानी कि दरअंदाजी जो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल कम हुई है और साथ ही साथ जिस तरह से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन वादी कश्मीर में चलाए गए हैं, कामयाब ऑपरेशन, जिसके साथ साथ ही जो मिलिटेंटों के
जो आला कमांडर है उनकी हलाकत। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंटों के खामी है या उनके लिए जो तामीरात बना के रखते हैं, रिहायशी मकान बना के रखते हैं जिनमें वो फिर रहते हैं, उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसका अंदिया जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और जिस तरह से हालिया दिनों हमने देखा है कि जो TRF की जानिब से कुछ जो धमकी आमेज खत जो मिले थे, जिसमें जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं उन्हें धमकी दी गई है। इस सिलसिले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि ये सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के मुतरादिफ हैं और साथ ही साथ लोगों के अंदर तनाव पैदा करना, माहौल खराब करना, ये दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि TRF नामी मिलिटेंट तंजीम जो है वो पुलिस और फोर्सेस के रडार में है और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दहशतगर्दों के हमदर्दों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। और दूसरा, इन्हदामी कार्रवाई पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी जारी रहेगी। लेकिन साथ ही मिलिटेंसी की कमर तोड़ने में जो ऑपरेशन जारी हैं वो तेज किए गए हैं। साथ ही इस बात का भी उन्होंने एक बार फिर एतराफ किया कि सरहदी इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन जो माजी करीब में ज्यादा हुई है, लेकिन कैंप्स की जहां तक बात है तो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास या LOC के आसपास जो कैंप्स काफी ज्यादा ट्रेनिंग कैंप्स काफी ज्यादा पाए जा रहे थे वो काफी हद तक कम हुए। उसका असर यह है कि सख्ती बरतना और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन बेहतर होना, इसका नतीजा यह है कि सरहदी इलाकों में यह हलचल जो है थोड़ी सी कम हुई है। ताहम इन साजिशों को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो अमन के दुश्मन लोग हैं, दहशतगर्दी के समर्थक जो लोग हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी का साथ दिया है, उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर अपने ऐसे वसाइल खड़े किए, ऐसी बिल्डिंग्स तमीर करी, बिल्डिंग्स खड़ी करी, ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां पर बनाई जो दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी सूरत में काम करती रही। एक एक करके ऐसी चीजों की निशानदेही हो रही है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी शख्स जिसका दहशतगर्दी के साथ संबंध है, कानून के दायरे में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। ये जो ड्राइव है ये भी उसी चीज का हिस्सा है। कोई भी वो जगह, कोई भी वो चीज जो दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए इस्तेमाल होती है वो कानून के दायरे में आती है। उसको सीज करना, उसको सील करना और कुछ जगह पे उसको जहां सरकार के बाकी कानून और बाकी नॉर्म्स की वायलेशन है उसको डिमोलिश करना, ये सब उसी कार्रवाई का हिस्सा है। ये ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। TRF के फतवे बुनियादी तौर पे TRF एक माउथ पीस है पाकिस्तान की ISI द्वारा चलाए जा रहे दहशतगर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह की बयानबाजी का, ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है, जहां की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की जाएं, उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। TRF मैंने जैसे पहले कहा हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं जहां पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने। पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह बात कर रहे थे और कठुआ के दौरे पर थे, जहां एक अहम टूर्नामेंट तो शुरू हुआ लेकिन साथ ही साथ सलामती सूरत हाल पर पूछे गए सवालात के जवाब दिए। अब वक्त यहां पर सलाम जेके में छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो दो बैक टू बैक बड़ी खबरें आपको बताएंगे कि नीति आयोग की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक ग्रुप काम करेगा। कामकाज या जिम्मेदारी क्या उसे दी गई है या दी जानी है, इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ बात अस्पतालों की भी करेंगे जहां से शिकायत मौसूल हो रही है। हमारे साथ रहिएगा।